इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 भारतीय कला का परिचय, जिसका हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। भारतीय कांस्य प्रतिमाएं कि भारत में कौन से प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, कौन से धातु को पिघलाकर बनाया जाता था, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में सीखेंगे। ऊपर जो आप चित्र देख रहे हो अभी एक नाचने वाली मुद्रा में, तो ये भगवान शिव का ही रूप नटराज की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? नटराज की। तो जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं, डांस करने वाले, वो इनकी पूजा खूब किया करते हैं और हमेशा उनके रूम में एक नटराज की मूर्ति, पोस्टर, ट्रायंगल, एंगल, कैलेंडर ही आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं तो भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने और उस पर कुछ ना कुछ बनाने, जिसको बोलते हैं उकेरने, तो उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त की थी, जितना जानते थे मूर्ति बनाना मिट्टी से या पत्थर को तराश कर, उतनी ही प्रवीणता, उतनी ही कुशलता उन्होंने कांस्य को पिघलाकर, धातु को पिघलाकर ढालने और उससे मूर्ति आदि बनाने के कार्य भी उनको बेखूबी आता था, बहुत अच्छे तरीके से आता था। और मूर्ति बनाने का कार्य जो था वह भी इन लोगों को प्राप्त कर ली थी। ये लोग अच्छे तरीके से मूर्ति बनाया करते थे। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रति, यहाँ पर आप फिर से देखना, सिंधु घाटी में 2 सभ्यता थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा, याद है ना आपको? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अति प्राचीन काल में ही ढलाई के लिए सिरे पेरडू यानी लुप्त मोम का इस्तेमाल करके उस जमाने में मूर्ति बनता था। तो लुप्त मोम की प्रक्रिया सीख ली थी और उसी के साथ आज भी चलते आया है कि पहले मोम की मूर्ति ढांचा बनेगा, उसको पिघला के निकाला जाएगा, फिर उसमें आपको ये सोना धातु जो भी डालना है, स्टील वगैरह जो भी है, उसको डालकर बनाएंगे। आज के इलाके में जाओगे, आज कहीं भी, तो जो भी आपको ऐसे धातु मिलते हैं, मूर्ति मिलता है, तो इनको बनाने की प्रक्रिया ये नहीं होता है कि हम अब मोम को ही बनाएंगे, उसके बाद ही उस पर जो करना है करेंगे। नहीं, अब तो सब रेडीमेड ढांचा आ रहा है। 3D प्रिंटर से मतलब एक खाका बन जाता है स्टील का, उसके अंदर लिक्विड डाल दिया जाता है और उसके बाद जैसे उसको खोलोगे अपना मूर्ति तैयार हो गया और उसको गर्म कर करके उसको काट दिया जाता है, हो गया। अब देखो, जिसके साथ ही उन्होंने बहुत सारा कला तो सीख ही लिया था, उसके साथ ही उन्होंने तांबा, जिसको आप पीला धातु बोलते हैं, तांबा, जस्ता, स्टील और टीन जैसे धातुओं को मिलाकर मिश्रित, उसको बोलते थे मिश्र धातु। तो मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया भी उन लोगों ने खोज ली थी और इस मिश्र धातु को कांस्य कहते थे, मतलब उसको मूर्ति बोलते थे, जिसको धातु को पिघलाकर बनाया जाता था। याद है? मैंने 4, अध्याय 4, अध्याय 3, अध्याय 2, अध्याय 1, अध्याय 5, आपको शुरुआत से 5 अध्याय में हमने इसके बारे में बताया है। छठा में ये नहीं है, क्योंकि छठा में आपको बताया गया है कि मंदिर का आकार कैसा होता है, मंदिर क्यों बना, मूर्ति क्यों बने, लेकिन मूर्ति कैसे बना वो आपको इसमें मालूम चलेगा। नीचे आपको मालूम चलेगा नटराज की मूर्ति के बारे में, और भी कुछ है। आगे देखिए, बौद्ध, हिंदू और जैन देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं। बौद्ध, हिंदू और जैन, इन सभी के देवताओं की कांस्य की प्रतिमाएं धातु को गलाकर उनकी मूर्ति को बनाया जाता था और अनेक क्षेत्रों में पाई गई है और अलग अलग क्षेत्रों में भी आपको ऐसी धातु की मूर्ति देखने को मिलेगा। इन परिणामों का काल 2री शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है, मतलब इस शुरुआत से ही इस कांस्य प्रतिमा की शुरुआत चल रही है और वहां से ही ये कला धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब अगला जनरेशन के सहारे वो हमारे पास तक ले आ गया है। और इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई जाती थी, लेकिन ये रूप एवं संदर्भ जो होता है ना, खूबसूरती, तो उसकी दृष्टि से अत्यंत आकर्षक एवं उत्कृष्ट है। देखा जाए सुंदरता और संदर्भ के दृष्टि से, तो जो भी मूर्ति बना है एकदम आपको आकर्षण
वो आपको खींचेगा अपने तरफ, मतलब आकर्षक भाव आपके तरफ भेजता है कि आप उसके तरफ खींचे चले जाओ। तो वैसा आकर्षक भाव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा ही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही उससे आता है। जो मूर्ति बना है उसकी खूबसूरती को देखकर हम बोलते हैं चलो एक राउंड घूम कर आ जाते हैं, देख कर आ जाते हैं। आगे देखिए, इसी के साथ साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे कि पकाने, खाने पीने आदि के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए किया जाता रहा है। आज के जमाने में आप कहीं भी बर्तन देख लोगे, घड़ वाला बर्तन, ठीक है, तो घड़ वाले बर्तन को भी मशीन में बनाया जाता है। पहले के जमाने में बड़ा बड़ा मोटा मोटा बर्तन हुआ करता था, लेकिन आज तो पतला पतला बर्तन आ गया है। कैसे? आज रोलिंग मशीन पे ये लोग चलाकर उसको मोल्ड करते हैं, मतलब उसको मोड़ देते हैं। लेकिन पहले के जमाने में उसको ढाला जाता था, और ढालने के लिए अलग अलग प्रक्रिया होती थी, जो आज नहीं है। आज सब रेडीमेड आता है, तुरंत उसको सीट काटे, रोलर पर चढ़ाए, थोड़ा सा लोहा से दाब दिए, बन गया। थोड़ा सा कटिंग फटिंग डिजाइनिंग वहीं से हो जाता था। आज भी वही है, पहले नहीं होता था। पहले उसको हाथ से ही बनाए जाते थे। समझो कि आपको 10 किलो सोना या चांदी का मूर्ति बनवाना है, 10 किलो उतना भारी, तो आपको मूर्ति बनवाना है तो पहले ऑर्डर दोगे। ऑर्डर देने के बाद आपको उस मोम लाएगा, मोम लाकर ढांचा बनाएगा, उसके ऊपर सब पेंट उंट करके, उसके बाद से उस पर मिट्टी लगाएगा, मिट्टी लगाने के बाद मोम निकालेगा, उसके ऊपर से आपको सोना डालेगा अंदर। तो ये सब हो गया आम, मतलब ये सब आम जन, मतलब आम लोगों की बात हो गई कि ऐसे आम लोग बना सकते हैं, जो छोटे मोटे सुनार उनार है वैसे बना सकते हैं। लेकिन कंपनी में आप जाओगे, अगर आप उसको बोलोगे कि हमें 10 किलो का मूर्ति चाहिए बड़ा सा, तो आपको एकदम पतला खाखा जैसा बना कर दे देगा। लेकिन आप पूरा चौकस चाहिए आपको, तब तो भैया आपको उससे संपर्क करके बोलना ही पड़ेगा कि हमको पूरा भारी चाहिए, बीच में गैप वगैरह नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। संभवतः मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्तियां हैं, जिसका काल आज से 2500 साल पहले माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। आम भाषा में बोलूं तो आपको आज से 2500 साल पहले यह नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धर सारणी रूप में साधारण है। यहाँ पर आप फिर से देख लो, मोहनजोदारो के समय से ही ये मूर्ति बना होगा और उस जमाने का ही माना जाता है, जो आज से करीबन 2500 वर्ष पहले का है। और ये एक नारी की प्रतिमा के अंग प्रत्यंग और धर, मतलब नारी के अंग जैसा ही, चाहे शरीर की बनावट चाहे कुछ भी, सब नारी के जैसा है, लड़कियों की जैसा है। शायद यही मूर्ति है क्या? कालिया मर्दन चोल कालीन कांस्य तमिलनाडु। ये कालिया नाग को जब श्री कृष्ण भगवान मारते हैं तब का ये फोटो दिखाया जा रहा है, लेकिन ये मूर्ति के बारे में जो बताया जा रहा है ये दूसरी मूर्ति है। ऐसे ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का समूह दाइमाबा महाराष्ट्र में हुई पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त हुआ है। जो दाइमाबा महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर जब खुदाई हुआ तो कुछ छोटे छोटे प्रतिमाएं भी देखने को मिले। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईसा पूर्व बताया गया है। यहाँ पाई गई एक रथ, यहाँ पर जो रथ मिला है, रथ की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसके पहिए सामान्य रूप से गोलाकार हैं। जिस तरह पहिया गोल होता है वैसे ही पहिया गोल है, जबकि उसके चालक मानव की आकृति को लंबा बनाया गया। जो रथ चलाने वाला है उसको लंबा बनाया गया है, और उससे आगे जो बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं वे प्रबल तरीके से सांचे गए हैं, मतलब उसको बहुत बारीकी से उसको बनाया गया है। आगे देखते हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल, सबसे पहले ये मूर्ति देख लो, ये आपको कृष्ण जी का मूर्ति है जो कालिया नाग को मारते हुए दिखाया गया है, जो उसके सिर पर जाकर डांस करते हैं, एकदम बढ़िया से डांस करते हैं। तो बिहार राज्य के चौसा स्थल, चौसा जगह में
जैन मूर्तिकारों की अनेक अनेक रोचक प्रतिमाएं पाई गई हैं, जो ईसा की दूसरी शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है, जो आज से 2500 वर्ष पहले की है। 2500 नहीं तो करीबन आज से 2200-2300 साल पहले की बात है। तो तीर्थकरों को निर्वस्त्र दिखलाना जरूरी था। जो तीर्थकर थे वहां पे उनको बिना कपड़े का दिखाना बहुत जरूरी था। इसलिए इन कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकार पुरुषों के अंग प्रत्यंग तथा सुडौल मांसपेशियों के निर्माण में कितने अधिक कुशल हैं। मतलब कितने अधिक वह कुशल थे कि जो मांसपेशियों के निर्माण, शरीर की बनावट, मांस की बनावट, इन सबके बनावट को साफ साफ दिखाना चाहते थे। कंधों पर फैली हुई लंबी केस और कंधों पर एकदम लंबा लंबा केस दिखाया गया है और लटों से पहचाना जाता है। इन तीर्थकर छोटे घुंघरेले केस में दिखाई देते हैं। जितने भी उधर तीर्थकर लोग होते हैं उनको एकदम घुंघरेले केस वाले दिखाए गए हैं, एकदम बाल घुमा हुआ, जिस तरह सिद्धार्थ बुद्ध का था जब वो संन्यास धारण कर लिए थे तब का। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही वह जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। वहां पर जैन धर्म को बहुत आगे बढ़ाया भी गया है। बड़ोदरा के निकट अकोटा में, सब उधर ही राजस्थान गुजरात में पड़ता है, जो जैन कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में वहां पर मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है कि 5वीं से 7वीं के बीच में ही उसको बनाया गया होगा, उसकी निर्माण उसी समय हुआ होगा। ये जो कांस्य धातु की प्रतिमाएं हैं, प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थी। मतलब बहुत ही सुंदरता के साथ उसको ढाला गया था इस सारे मूर्तियों को। बाद में उनमें चांदी और तांबे से आंखें, मुकुट और वे वस्त्र बना दिए गए जिन पर इन आकृतियों को बैठा हुआ दिखाया गया है। कैसे बनता था इसके बारे में नीचे बताया गया है, जब आता है तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार में चौसा से भी मिली हैं। बिहार में जो चौसा इलाका है वहां से भी जैन मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। इस प्रकार हरियाणा में एक हांसी जगह है, तो हांसी से और तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अन्य जगहों से भी ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली है। मतलब पूरे भारत से मिली है, एक जगह से नहीं, पूरे भारत से मिली है। बड़ोदरा के पास अकोटा से जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई है, उनमें यह सिद्ध हो गया है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात और पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांसे की ढलाई की जाती थी। इधर उधर जितने भी बड़ोदरा में, आपको गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में मिले हैं, इससे साफ मालूम चलता है कि देश के हर कोने में कांस्य की प्रतिमाओं को ढाला जाता था, कांस्य की मूर्तियां बनती थी। सबूत, एविडेंस है ये हमारे पास। इनमें से अधिकांश मूर्तियां महावीर, पशर्वनाथ और आदिनाथ जैसे जैन तीर्थकरों के हैं। मतलब ऐसे ही भगवानों के, जो जैन भगवान के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं का है। जैन मूर्तियों का एक नया रूप भी अस्तित्व में आया, जिसमें तीर्थकरों को एक हिंसासन पर विराजमान दिखाया गया है। हिंसासन मतलब क्या होता है? जहां पर हिंसा किया जा सकता हो, तो वहां पर विराजमान भी उनको दिखाया गया है। और उनमें से तीर्थकर अकेले या 3 से 24 तीर्थकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब 3 नहीं तो 24 तीर्थकरों को एक समूह में उनको प्रस्तुत किया गया है, सामने लाया गया है मूर्ति के रूप में। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थकरों की शासन के बारे में देख लेंगे तो देवियों और यक्षिणियों की नाड़ी प्रतिमा भी बनाई गई है। इसमें देवी प्रतिमा बनाई गई है और यक्षिणी की मूर्ति भी बनाई गई है। और शैली की दृष्टि से कहा जाए तो
गुप्त तथा वाकाटक दोनों कालों की कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थी। ये दोनों क्या थी? धातु की बनी हुई मूर्तियां ही थी और उसी से मिलता जुलता था। हमने ऊपर शासन देवी के बारे में पढ़ा। आपको मालूम है शासन देवी क्या होता है? मतलब हर शासन का एक प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे इंडिया का झंडा है, अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है, वैसे ही चरकेश्वरी आदिनाथ के शासन देवी थी। जो आदिनाथ जो राजा थे, उनकी शासन देवी कौन थी? चक्रेश्वरी। और अंबिका वो किसके शासन देवी थी? नेमिनाथ की शासन देवी वो थी। समझ में आता है? आदिनाथ की शासन देवी चक्रेश्वरी और नेमिनाथ की अंबिका जी। इसीलिए अंबिका भवानी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मूर्ति है, जो आपको कलकत्ता से ही प्रसिद्ध हुआ है और कलकत्ता में सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। बिहार में भी अंबिका भवानी बहुत सारा मंदिर है और चरकेश्वरी मंदिर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इधर के जो राजा हुआ करते थे, आदिनाथ और नेमिनाथ, जो ऐसे बंगाल और बांग्लादेश के इलाके में ही वो लोग रहते थे, तो उन लोगों का शानदार एकदम महल था, शानदार उन लोगों का वर्चस्व था। इसी के वजह से उन लोगों के शासन देवी के वजह से जो भी वो लोग प्रतिमा रखते थे, वही प्रतिमा आज भी देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई है, एकदम खड़ी मुद्रा में, जिसमें बुद्ध को अभय मुद्रा में, मतलब जिसको डर भय कुछ ना हो, तो अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। ये प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद के समय यानी 5वीं, 6ठी और 7वीं शताब्दियों में उत्तर भारत और बिहार में ढाली गई थी। उत्तर प्रदेश या बिहार में उसको ढाली गई थी। कब? 5वीं, 6ठी या 7वीं शताब्दी में, मतलब आज से करीबन 15, 14, 1300 वर्ष पहले। इसमें संघीय यानी भिक्षु के परिधान, इसमें संघीय साथ में ही भीख मांगने वालों का कपड़ा भी वेशभूषा के कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। तो जो भिक्षु थे, जो भिक्षा मांगकर काम चलाते थे, उनके ऊपर भी कपड़ा है जो उनका अंग को ढकता है। और यह परिधान, यह कपड़ा, ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो पहला वाला, तो ये शिव परिवार है। कौन सा? शिव भगवान का पूरा परिवार इसमें है। 10वीं शताब्दी ईस्वी बिहार में ये चित्र को बनाया गया है, मूर्ति को बनाया गया है। इसमें आपको कौन कौन दिख रहा है? इसमें मेरे को शंकर भगवान दिख रहे हैं और गोद में बैठे कार्तिकेय हमें दिख रहे हैं। तो ये दोनों के अलावा, मतलब ये दो बड़े बड़े दिख रहे हैं, बाकी सब शायद छोटे छोटे हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। और बगल वाला जो फोटो है, मूर्ति जो है, गणेश 7वीं शताब्दी ईस्वी कश्मीर में बना हुआ है, कश्मीर शैली के माध्यम से, जो आज से करीबन 1300 वर्ष पहले का मूर्ति है। अब कौन जानता है 1300 वर्ष पहले का है, कितना साल पहले का है, मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है कितना का हो सकता है। एक और दाहिनी भुजा को ढके हुए है और उसका दूसरा सिरा बाई भुजा को लपटे हुए दिखाया गया है और उसी भुजा के बढ़े हुए हाथ से चुमटे, देखो इस मूर्ति को लगता है कि हाथ से चुनटे पकड़ी हुई है। अब क्या पकड़ी हुई है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर चुनटे पकड़ी हुई है दिखाया गया है। देखो कितना सुंदर कलाकृति है, कितना सुंदर इसमें कलाकृति दिखाई गई है। आकृति कितना झक्कास दिखाया गया है, सुंदर से देखो, इधर नीचे से ऊपर देखो, नीचे का जितना भी पैर की बनावट है, कपड़े की बनावट है, और ये जननांग को, प्राइवेट पार्ट को ढकने वाला जो कपड़ा है, उसी के साथ आपको हाथ में कड़ा से लेकर बाजूबंद, ये छाती को देखो कितना यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाए गए हैं और उसके बीच से एक जनेऊ जैसा ही निकाला गया है और ऊपर एक बड़ा सा हार है। उधर चेहरा भी बहुत अच्छा है और पीछे एक मुकुट और चक्र बनाए हुए हैं। तो कोई इसको देखकर गलत मत समझना, क्योंकि अगर हमारे पूर्वजों ने ये बनाया है, मतलब इसकी बहुत ज्यादा पूजा किया करते थे। जब कामा सूत्र का किताब पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि स्त्रियों को केवल वस्तु माना जाता था। क्या? केवल एक सामान के तौर पर उनको माना जाता था, केवल वो सेक्स संभोग करने के लिए वो बनी है।
लेकिन ऐसा नहीं है। आप कामा सूत्र की किताब में वो पढ़ोगे, लेकिन जब आप ग्रंथ पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, तो आज से 14,000 साल पहले की कहानी है रामायण। कितना? आज से 14,000 साल पहले की कहानी है। तो उसमें औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता था। किसमें? देवी के रूप में उनको पूजा जाता था। उनको देवी, उनको माँ, उनको मातृ प्रेम से ही देखा जाता था हमेशा। इसीलिए बोला गया है कि अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां, चाहे औरत माँ समान, और जितनी भी लड़कियां हैं बहन समान, नहीं तो बेटी समान होती हैं। तो ये ग्रंथ जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको सीखने को, समझने को मिलेंगे। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है। और यहां पर देखो एक लाइन छूट गया है ना, ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर, ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक, टखनों क्या होता है? घुटनों तक चौड़ा घुमा हुआ है। लेकिन यहाँ पर घुटनों तक तो दिखाया नहीं गया, लेकिन उसके नीचे भी लग रहा है ना ये धोती पहनी हुई है, तो धोती नीचे तक दिखाया गया है, तो घुटने के नीचे तक भी दिखाया गया है। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिससे वस्त्र की पतली किस्म का भी बोध होता है कि शरीर पर एकदम पतला कपड़ा उनको पहनाया गया है। इसीलिए पहले के जमाने में यहाँ पर देखो कि नीचे वाले भाग को, मतलब कमर के नीचे वाले को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, उसी का सम्मान किया जाता था, ऊपर का नहीं। ऊपर का क्या है भाई? स्तन है, दूध पिलाने का काम करता है और शरीर की सुंदरता भी बढ़ाता है। लेकिन ऐसे माना जाए तो औरतों का स्तन जो होता है केवल दूध पिलाने के लिए ही होता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं उसमें। शायद इसलिए ही उधर पुराने जमाने के लोग ऊपर कपड़ा उस पर नहीं डालते थे। लेकिन आज के लोग भी, जो संस्कारी लोग हैं, जिनको संस्कारी बोला जाता है, वो लोग ही पूरा कपड़ा पहनते हैं। नहीं तो आजकल तो हीरो हीरोइन को देख लो, जो थोड़ा सा फेमस हो जाती है, वो आपको कच्छा में दिख जाएगी किसी स्विमिंग पूल में। कोई भी हीरो हीरोइन को ले लो, आपको कच्छा बनियान में दिख जाएगी वो। आगे देखते हैं। संपूर्ण आकृति निर्माण, जो पूरा आकृति निर्माण है सुकोमल तरीके से किया गया, एकदम सुंदरता उसमें तो भर भर कर डाला गया है। क्या आपको ये मूर्ति जो दिख रहा है सामने, ये सामने आ जाएगा तो आपको इसको सुंदर नहीं कहोगे? कहोगे ना? वैसा ही यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई है। कुषाण शैली में जो मूर्ति बनता था उससे भी ज्यादा कोमल मूर्ति है ये, उससे भी ज्यादा चमकीला, उससे भी ज्यादा सुडौल मूर्ति है और समानुपातिक प्रतीत होती है और एकदम आपको थोड़ा अनोखा और अच्छा प्रतीत होता है। आगे देखते हैं। धाने सरखेरा, तो धाने सरखेरा का इलाका यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तहें मथुरा शैली जैसे ही बनाई गई है, यानी उसमें कई गिरते घुमाव मोड़ दिखाए गए हैं। मतलब मूर्ति में बहुत ज्यादा गिरते घुमाव मोड़ भी दिखाया गया है। ये बगल में जो आपको मूर्ति देखने को मिल रहा है, ये देवी चोल कालीन कांस्य प्रतिमा है जो तमिलनाडु में है। जो चोल कालीन, मतलब चोल काल के जो राजा हुआ करते थे, वो इनको अपने शासन देवी के रूप में पूजा करते होंगे। चलिए अब सारनाथ से देख लेते हैं। तो सारनाथ शैली के वस्त्र में कोई तहे, मतलब कपड़ा में तह होता है ना, तो कोई तहे नहीं दिखाई देती है, एकदम सिंपल कपड़ा होता है। और इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा में पाया जाता है। सुल्तानगंज में जो प्रतिमा हमें मिला है खुदाई के समय, वहां से देखने को मिलता है, जो कि एक काफी बड़ी कांस्य प्रतिमा है। बहुत बड़ा एक धातु का बना हुआ प्रतिमा, मतलब मूर्ति है। और इन कांस्य प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिकृष्ट शैली एक परिकृष्ट गुणवत्ता और प्रमाणिक उदाहरण है। ये देखा जाए तो एकदम प्रमाणिक सबूत के साथ एक उदाहरण है कि हाँ भैया, ऐसी मूर्तियां कांसे के, मतलब धातु के बनाए जाते होंगे। आगे देखते हैं। फिफनार महाराष्ट्र से, कहां से? फिफनार महाराष्ट्र से प्राप्त बुद्ध की वाकटक कालीन कांस्य प्रतिमाएं गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमाओं की समकालीन है। यहाँ पर देखा जाए तो
फोफनार महाराष्ट्र से जो मूर्ति मिला है, कौन से इलाके से? वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमा, जो वाकाटक के काल से आया है, जो गुप्त कालीन कांस्य प्रतिमा की एकदम हूबहू पुराने जमाने की ही मूर्ति हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उनमें ईसा की 3री शताब्दी में प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जो ये मूर्ति महाराष्ट्र में फेफनार में मिला है, आपको लगेगा कि आंध्र प्रदेश में जो अमरावती शैली है उसी के अनुसार इसको बनाया गया, वैसा ही ये दिखता है। और साथ ही उनमें भिक्षुओं के वस्त्र पहनने की शैली में भी काफी परिवर्तन आया दिखाया गया है। ये जो भिक्षु हुआ करते थे वो कपड़ा भी कुछ अलग पहना करते थे। बुद्ध का दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में, मतलब बिना डर वाले मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र शरीर के दाहिनी हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है और जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के इस हिस्से पर 7 प्रभावी रेखा दिखाई देती है। 7 प्रभावी रेखा उनके शरीर पे दिखाई देता है। अब देखते हैं बुद्ध की। उससे पहले देखो कि मूर्ति बनाए कैसे जाते थे। ठीक है। लुप्त मोम प्रक्रिया, जिसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस बोलते थे। तो लॉस्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते थे, कई चरण होते भी हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम की प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता था, मतलब मोम की मूर्ति तैयार की जाती थी और उसे मधुमक्खी, तो मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से, मधुमक्खी क्या होता है? मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से, तो शायद मध का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, तो उससे इसके लिए पहले मोम को आग से पिघलाए जाते थे। सबसे पहले मोम को पिघलाए जाएंगे और ये मधुमक्खी के विशुद्ध, मतलब उसकी किसी जगह का नाम बताया जा रहा है। तो पहले मोम को पिघलाया जाएगा, ठीक है, और फिर एक महीन कपड़े से छानकर, मतलब उसको पूरा पतला कपड़ा से छानकर ठंडे पानी से भरे बर्तन में, जो ठंडा पानी से भरा बर्तन हुआ करता था, यहाँ यह पुनः ठोस हो जाए, मतलब जब ठंडे पानी में गिराएंगे तो मोम एकदम पत्थर जैसा हो जाएगा। फिर इसे पिचकी या फिरनी से दबाते हैं। पिचकी या फिरनी मतलब उसको दबाने, इससे दबाया जा सके, उससे हम उसको दबाते हैं जिससे मोम तार धागे के आकार में आ जाए, तार जैसा बन जाए। फिर बनाई गई प्रतिमा आकृति के चारों ओर मोम के इन तारों को लपेटा जाता है, ठीक है, चारों तरफ लपेट दिए, और इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेपों की मोटी परत प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं। प्रतिमा के चारों ओर लगाते हैं क्या चीज? मिट्टी, रेत और गोबर के लेप, ठीक है। इसके बाद खुले सिरे, मतलब खुले जगहों पर मिट्टी का प्याला बना दिया जाता है। बन गया, समझ लिए, बन गया। और उसमें पिघलाई हुई धातु डाली जाती है। कब? उसमें से मोम को निकालकर। उपयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयुक्त मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त की जाने वाली धातु का वजन जितना मोम होता है उससे 10 गुना ज्यादा धातु को वहां पर बनाया जाता है, धातु को पिघलाया जाता है, क्योंकि मोम हल्का होता है, धातु से बहुत हल्का होता है। तो 10 गुना ज्यादा, मतलब 1 किलो धातु बना, मतलब हम 1 किलो मोम डाल रहे हैं, ठीक है, तो हम 10 किलो उसमें धातु पिघला कर डाल सकते हैं। तो इतना ज्यादा सीखना पड़ता है ना, तो 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांश यह धातु टूटे हुए बर्तन को पिघलाकर बनाई गई होती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु को जब उसमें डालते हैं, उड़ेलते हैं, तो उस समय मिट्टी से ढके सांचे, जो ऊपर का सांचा होता है ना, उसी को, जो मिट्टी का ऊपर का लेयर होता है, उसी को सांचा बोलते हैं। तो सांचे को आग पर रखने देते हैं, मतलब उसी पर रहने देते हैं, भैया तुम उसी पर, आग पर ही रहो। जैसे ही अंदर की मोम पिघलती है, धातु नलिकाओं में नीचे की ओर बहती है और उसमें डाल देंगे तो मोम, देखो 2 कला होता है, पहले मोम को पिघला कर निकाल दो
नहीं तो मोम वैसे ही रहेगा, उसमें आप धातु को डालो। जैसे धातु को डालोगे तो मोम बाहर आ जाएगा, धातु नीचे चली जाएगी। तो वहां पर क्या होता था, नलिकाओं में नीचे चली जाती थी कौन सी, पिघली हुई धातु, और मोम की प्रतिमा का आकार ले लेती थी। जैसा मोम वैसा धातु पूरा अंदर जाकर भर जाता था। धातु ढलाई की समूची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरता पूर्वक संपन्न किया जाता था, एकदम सावधानी पूर्वक उसको पूरा किया जाता था, जैसा कि आप अभी जान रहे हो। बाद में उस मूर्ति को छेनी एवं रेती से चिकना किया जाता था, जैसा आपने यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हो कि मूर्ति को चिकना किया जा रहा है और चमकाया जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफी मेहनत का काम है और इसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण का प्रयोग उसमें किया जाता है। याद रहेगा कि कभी कभी कांसे की प्रतिमा बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल अलग अलग होता है। तांबा, पीतल और शीशे के मिश्रण, शीशा को पीस पीस के उसमें डाल दिया जाता है कि थोड़ा सोना होना कम लगेगा, तो उस तरह उसको बनाया जाता है। वो आप खरीदोगे तो नहीं पकड़ाएगा। और आकृति के ऊपर हमने क्या पढ़ा था, बुद्ध की। तो बुद्ध की आकृति के टखनों के स्तर पर, घुटनों के नीचे स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्ट वक्रीय रेखा मोर बनता है। वक्रीय रेखा कैसा, मतलब एकदम पूरा अंदर से गोल जैसा नहीं होता है, वक्र जैसा, ब्रैकेट जैसा, तो वैसे ही ब्रैकेट जैसा वो दिखता है जब वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। बाईं हाथ से जब उसको आप पकड़ कर रखते हैं तो वैसा आपको दिखाई देता है। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन और वाकाटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि उस जमाने की यह विशेषता है कि वह सुबाहु थी। क्या थी, सुबाहम थी, एकदम अनोखा था वो। और बुद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे, तो बुद्ध भिक्षु उन्हें व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे, अथवा बुद्ध विहारों में, जो बुद्ध इधर से उधर जाते थे उनके रहने के लिए जो बुद्ध विहार बनाए जाते थे, तो विहारों में कहीं भी स्थापित कर सकते थे। किसी भी विहार मतलब ठहरने वाले जगहों पे वह रख सकते थे। इस प्रकार पुरानी शैली के परिकार, इस प्रकार देखा जाए तो पुरानी शैली के परिकार का प्रभाव भारत के अनेक भागों में और भारत के बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया है। भारत के अनेक भागों में, चाहे एशिया के अनेकों देश में, ये मूर्ति की परंपरा चारों तरफ फैल गया है, एक तरफ नहीं है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्रों में बौद्ध देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की क्या विशेषता है। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये गणेश 7वीं शताब्दी ईस्वी कश्मीर की ये मूर्ति है, जो शायद आपको हवा में टंगी हुई दिखाई दे रही है। शायद ये म्यूजियम में रखा हुआ होगा, अभी के जमाने में ये म्यूजियम में होगा। और कश्मीर के इलाके में एक उसकी जो राजधानी है, वहां पर आपको ये म्यूजियम मिलेगा। श्रीनगर म्यूजियम में आपको ये देखने को मिलेगा। आपको जो भी डाउट होगा, दिक्कत होगा, हमें बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।